हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे सब लोग और सब अपने अपनी परीक्षा की तैयारी में शुरू से ही जुट गए होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। अच्छा, अगला हमारा कदम था कि कल हम लोग अति लघुत्तरीय पढ़े थे, तो आज स्वाभाविक सी बात है कि लघुत्तरीय ही चलेगा। नहीं, पहले हम लोग चैप्टर समझते हैं अच्छी तरीके से। चैप्टर का हमने 2 वीडियो दिया, दोनों में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने चैनल पर लोड भी किया है। अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे तो उसको देखिए, क्वेश्चन समझने में सुविधा होगी। फिर हमने अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। अगर आप देख लिए होंगे तो इतना विश्वास है कि आपको लगता होगा कि हमें कुछ समझ में आया है। अब चलते हैं लघुत्तरीय की तरफ। इसको भी ध्यान से देखिए। बस करना क्या है आपको, मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए, सामने एक टेबल होगी, टेबल पर रख दीजिए एक टिंगा के, और उसको ध्यान से सुनिए। बस सुनने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन एक क्या है, सुनते हैं क्या है। क्वेश्चन एक क्या है, सुनना। श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। माने आपसे पूछ रहा है कि सांस लेना हमें क्यों जरूरी है, हम लोग सांस क्यों लेते हैं, क्या वजह है। तो हम पढ़े थे कि देखिए, हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए ना पोषण जरूरी है। ये पोषण गया है तो हमारे बॉडी के अंदर पच तो गया है, लेकिन पचने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उसे चाहिए ऑक्सीजन। जब तक ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। अर्थात पचे हुए भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए श्वसन चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा की पूर्ति के लिए श्वसन अनिवार्य है। कोई दिक्कत? फिर समझना। हम लोग पिछले चैप्टर यानी 1 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ा, पोषण हम क्यों करते हैं भाई, तो ऊर्जा के लिए, यानी हमारे शरीर की वृद्धि विकास, हमारे शरीर में हुए टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत, इन सारे कार्यों के लिए हमें पोषण अनिवार्य है। चलिए, पोषण आपने कर लिया, लेकिन वो क्या होता है कि आपके जो आहार नाल है उसमें वो जाकर के पच जाती है, पूरा घुलित रूप में हो जाती है। लेकिन उससे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ना, अब जो पचा हुआ भोजन है उसका संयोग होना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पुड़ेगा कैसे, जाता है कैसे, तो श्वसन के माध्यम से। यानी आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन अनिवार्य है। श्वसन से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएंगे, भोजन के अणु टूटेंगे, फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी। कोई दिक्कत? अब परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन रहे, भाई श्वसन क्यों जरूरी है भाई, तो बता देंगे इस तरह से कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन जरूरी है, पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण जरूरी है, सॉरी श्वसन जरूरी है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 2 में श्वसन की परिभाषा लिखें। यानी आपसे कह रहा है कि श्वसन की परिभाषा। अरे जिसको तुम समझ रहे हो ना वही परिभाषा है, किताब में लिखा हुआ वैसे नहीं लिखना है। क्योंकि आप देखे होंगे लिखा रहता है, छात्र यथासंभव अपने शब्दों में लिखें। यानी उस चीज को अपनी लैंग्वेज में लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखोगे कैसे, तो लिखना श्वसन एक जटिल प्रक्रम है। श्वसन एक जटिल प्रक्रम है। इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा लेते हैं, यह हमारे नाक से होते हुए फेफड़ा में जाती है, फेफड़ा से ऑक्सीजन पुनः कोशिका में पहुंचती है, कोशिका में ग्लूकोज के अणुओं के साथ विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फेफड़ा में आती है, फेफड़ा से नाक द्वारा हम लोग छोड़ देते हैं। ये पूरा प्रक्रम कहलाता है श्वसन। ठीक है, बस जैसे जैसा हमने बताया। अब ध्यान दो, देखो सांस लेते हैं, ये हवा गया है ना, कहां पहुंचा हमारे, पहले फेफड़ा में, फेफड़ा से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया किया, कहां गया, कोशिका में, कोशिका में ऑक्सीजन ग्लूकोज के अणुओं से अभिक्रिया किया, तो 2 चीज बना, कार्बन डाइऑक्साइड और बना
ऊर्जा, ऊर्जा एटीपी के रूप में रह गया। कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फेफड़ा में आ जाता है, फेफड़ा से पुनः नाक से हम लोग छोड़ देते हैं ना, ये पूरा प्रक्रम कहलाता है श्वसन। इसी चीज को लिखना है तुम्हें। तो श्वसन एक प्रकार का क्या भाई, जटिल प्रक्रम है। कोई दिक्कत? अब ऐसे लिखना है तुम्हें, लिख दोगे आंसर हो गया क्लियर। ऐसे हम लिख ही देते हैं, अगर चाहते तो स्क्रीनशॉट लेते चलना, लेकिन हम तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं, सारा क्वेश्चन हमें समझाना भाई, ठीक है ना, लिखना नहीं है, समझना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आपसे कह रहा है संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का समीकरण लिखिए। अब समीकरण तो आपको लिखना है, तो ये तो आपको वहां पर लिखना होगा। क्या भाई? तो हम जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में पहला हमारा ग्लूकोज है, यानी हम जो भोजन करते हैं ना वो सब क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है भाई C6H12O6। अब ये संयोग करता है ऑक्सीजन से, तो 6O2 वहां विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम की उपस्थिति में बनता क्या उत्पाद में, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, फिर बनता है जल 6H2O, और बनता है ऊर्जा यानी H2O। ठीक है, बस इसी समीकरण को वहां पर पुट कर देना है, आंसर आपका क्लियर। अब दोस्त पूछता है, कभी कभी प्रकाश संश्लेषण वाला पूछता है, तब प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ लिए थे। अब वो मत लिख देना भूल भाल से, ध्यान रखना, श्वसन प्रकाश संश्लेषण ये दो बायोलॉजी में समीकरण है, तो आपसे पूछेगा वो इस हिसाब से लिखना। तो हमको क्या पूछ रहा था अभी, श्वसन का समीकरण क्या लिखेंगे बोलिए, तो C6H12O6 प्लस 6O2 तीन इंजाइम, फिर लिखेंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन सब है, आराम से बन जाएगा, कोनो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा। क्वेश्चन क्या देखो, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। अब देखिए हम लोग पढ़े थे पायरुवेट के विखंडन के कितने चरण भाई, 3 चरण। पहला हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब हवा रहे ही ना, तब हमने पढ़ा था विखंडन। तो ऑक्सीजन के आंशिक उपस्थिति में हमने पढ़ा था, सॉरी अनुपस्थिति में पढ़ा था, बनता है इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि आंशिक उपस्थिति, हल्का हल्का ऑक्सीजन रहेगा तब बनता है लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ऊर्जा भी वहां बनती है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण, यानी आंशिक ऑक्सीकरण में कौन से बनेंगे, तो एक तो इथेनॉल बनेगा, दूसरा बनेगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आंशिक उपस्थिति में क्या बनेगा, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। पूर्ण ऑक्सीकरण की बात करेगा तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इसको यहां पर दो पार्ट कर दो, आंशिक उपस्थिति कह रहा था क्या बनाएंगे हम लोग, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल। कोई दिक्कत? चलिए आगे। फिर कह रहा है आपसे लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होती है। अब देखिए इसको तो हम लोग पढ़ चुके थे कि जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते समय, जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते समय हमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए। अब ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में ऊर्जा तो मिलने के लिए फिर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भोजन किस में टूटता है भाई, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी में ज्यादा नहीं मिलेगा तो हमारा भोजन ना जल्दी जल्दी टूटने लगता है वैसी स्थिति में। अब वैसी स्थिति में भोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। यही लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और अम्ल के कारण दर्द होती है। हमने कई बार समझाया, जैसे कोई चींटी काटती है, दर्द क्यों होती भाई, क्योंकि उसके बॉडी में फॉर्मिक अम्ल होता है, वो फॉर्मिक अम्ल हमला सॉरी वो फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देता है, जिसके कारण दर्द होती है। क्लियर? जब हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं, अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं, पेट में दर्द होने लगती है। ये क्यों होती भाई, तो ये सब ऐसे हम लोग रसायन का विषय हम लोग रसायन में पढ़ लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन समझिए कि हमारे पेट का HCl होना चाहिए 1 से 3। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कभी पूछता है कि हमारे पेट में जो अमाशय हैं उसका मान कितना होता है, अम्ल का मान, तो 1 से 3 के बीच होता है। ठीक है, लेकिन 1 से 3 यानी पीएच मान होना चाहिए 1 2 3, तो ठीक ठाक से पाचन होगा। अगर वही पीएच मान अगर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, अम्लता बढ़ गई, तो समझिए कि गड़बड़ी होना शुरू हो गया क्या, और दर्द होना शुरू हो जाएगा।
अम्लता के कारण दर्द होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से क्षारीय पदार्थ इनो डाल देते हैं, एंटासिड डाल देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और बहुत सारी ब्रांड कंपनियां बनाती है, ऐसा नहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, और सारी मेडिसिन है। तो वो डालने से, क्षारीय डालने से क्या हो जाता है, अम्लता खत्म हो जाती है। वो सब रसायन में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए। यानी पेट दर्द किसके कारण भाई, अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशी में दर्द ला देता है, क्लियर। अब लिखना कैसे, क्वेश्चन समझो। लिखेगा, जब हम लगातार दौड़ते हैं तो दौड़ते समय हमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा की पूर्ति के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है। परिणाम, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे भोजन के अणु टूटने लगते हैं, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यही लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाती है, जिसके कारण हमें दर्द या क्रैम्प होती है। कोई दिक्कत? बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आता है। क्या कुछ बात है क्या, मुस्कुरा रहे हैं? चलेंगे आगे। किण्वन किस प्रकार का श्वसन भाई? किण्वन तो एक अवायवीय श्वसन है। किण्वन वायु की यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। होता कहाँ है, तो याद रखिएगा ईस्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है किण्वन कहाँ, तो ईस्ट में। कैसा श्वसन? अवायवीय। आपसे पूछ रहा है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, तो लिखेंगे किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। यानी कि भोजन के अणु जब ईस्ट यानी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब सड़ते हैं, टूटते नहीं भाई, सड़ते हैं, क्योंकि भोजन वहां पर सड़ता है, तो सड़ने की क्रिया को ही कहते हैं हम लोग किण्वन, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे चावल से शराब बनता है, भात से, ठीक है। हाँ हाँ सही बता रहे हैं। हम एक बार गए थे, हमारे फूफा जी की मृत्यु हुई थी, कोनहारा घाट गए थे वहां वैशाली में। तो वहां पर ना स्प्राइट वाला बोतल में उजला उजला बेच रहा था। हमको नहीं पता था, हमको लगा वो कह रहा था 25 रुपए, वो कह रहा था, बेचने वाला कह रहा था 20 रुपए, अति 25 रुपया, वो कह रहा था पीने वाला 20 रुपए। तो हम आए, तो हम अपने पूछे फुआ के बेटे से कि वो भैया उधर बेच, वो कह रहे 25-25, वो कह रहे 20-20। कल के वो दारू बेचो होतो थी वाला, महुआ वाला चाहे चावल वाला। हम बोले अच्छा, हाँ हाँ। देखिए, अब कहने का अर्थ है कि चाहे वो महुआ का बनाता हो, जो भी है, वो क्या है, वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में उसको सराया जा रहा है। अपघटन करने के बाद यानी सड़ने के बाद जो प्राप्त होता है, उसी में कुछ केमिकल और होता होगा, अपना मिला के बेचता होगा। तो इसी क्रिया को यानी सड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? किण्वन। तो वायु की अनुपस्थिति, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं के सड़ने की क्रिया को कहते हैं हम लोग किण्वन। ये कहां होती है भाई? ईस्ट में। आगे श्वास नली या ट्रैकिया क्या है भाई? देखिए, ये श्वास नली या ट्रैकिया जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये श्वास नली या ट्रैकिया क्या है? तो बस देख, सीधा सी बात है, श्वास नली या ट्रैकिया एक हवा भरी नली होती है। ये हवा भरी क्या है? नली है, जो शरीर के भीतर साखित रूप में होती है। साखित का मतलब होता है अनेक संरचनाएं, एक नहीं बहुत सारी संरचनाएं होती है, ठीक है। लिखेंगे श्वास नली या ट्रैकिया हवा भरी शरीर के भीतर साखित संरचनाएं होती है, जिसका एक सिरा नासा द्वार पर और दूसरी सिरा कोशिकाओं में खुलती है। दैट्स ऑल। यही है हमारा श्वास नली। देखिए, हमारा ये श्वास नली है, यहां से आया ना, इसे इस श्वास नली है, यहां से लेकर के ऐसे पूरा यहां तक ये श्वास नली है। क्या है? तो हम लोगों के तो भीतर में है, लेकिन जो तिलचट्टा है, जो मधुमक्खियां हैं, बिरहनी है, जो भी छोटे छोटे है ना, टिड्डा है, तो उन सारे जीवों में ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या है? हवा भरी साखित नलिकाएं, जो पूरे बॉडी के अंदर में फैली होती है। ये हवा भरी है, इसका एक सिरा नासा द्वार पर, नाक पर खुलता है, और दूसरा सीधे कोशिका में खुलता है। वायुमंडल से हवा ट्रैकिया द्वारा डायरेक्ट उसके कोशिका में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है नहीं, तो ले कौन जाएगा उसको भाई? तो डायरेक्ट ही अपना सांस ले रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इतना तक आप समझ गए होंगे। तो आगे आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, आशा है आप लोग 7 तक समझ गए थे। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा थोड़ा सा। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित है? पूछता है आपसे गिल्स कहाँ रहता है। भाई गिल्स कहाँ रहता है? मछली में रहता है।
लेकिन मछली में कहाँ रहता है वो पूछ रहा है ना। तो लेकिन मछलियों में 2 गिल्स पाए जाते हैं। कितने गिल्स? अब मछलियां का शरीर तो आपने देखा ही होगा, इस आकृति की रहती है। चलिए इस तरह की आकृति रहती, देखें यही गिल्स है उसका। ये क्या है? इसका गिल्स है। मुख गुहा के दोनों ओर सिर के पार्श्व भाग में पाई जाती है। कहां रहती भाई? तो मुख गुहा के दोनों ओर और सिर के पार्श्व भाग में पाई जाती है। आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। कहां होता है भाई? बताइए। यह एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। कहां रहता है भाई? इसको गिल कोष्ठ कहते हैं। इसमें कई गिल पट्टिकाएं पा जा, यानी लाल रंग का देखे होंगे ऐसी, तो उसको कहते हैं हम लोग गिल पट्टिकाएं पाई जाती है। हो गया गिल्स की संरचना, कोई दिक्कत? अब पूछ रहा आपसे, देखिए मछली में गिल्स कहां? तब मुख गुहा सिर के पार्श्व भाग आंख के ठीक नीचे स्थित होता है। पीछे पीछे स्थित होता है, कोई दिक्कत? ये एक जो गिल्स हैं एक चपटी थैली में रहता है स्थित। ओकरे ऊपर वो खोलिया होता है ना, गिल कोष्ठ। वो गिल कोष्ठ को ढकने के लिए ढक्कन भी लगल रहता है, देखे होंगे। अंदर में खोला रहता है, ओकरे ऊपर में वो ढक्कन रहता है। ऐसे खोलेगी मछली, पनिया भर जाएगी, फिर बंद कर लेगी, ठीक है। उसके भीतर ना लाल लाल रंगधारी जैसी संरचना रहती है, उसको कहते हैं हम लोग गिल पट्टिकाएं। क्या बोलेंगे वो लोग को? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात। तो आप समझ गए होंगे कि गिल्स कहां रहती है। अब आगे चलेंगे। अब आपसे कह रहा है कि मानव शरीर के कौन कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है। अब पूरा बॉडी में देखो, सांस लेने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? तो सबसे पहले तो ये दुगो छिद्र चाहिए, यानी इसको कहते हैं हम लोग नासिका छिद्र, है ना। ये क्या भाई? और उसके बाद का ये जो भाग है उसको कहते हैं नासिका बेसम। क्या बोलते हैं हम लोग? हो गया। और यहां से आगे बढ़ा तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रसनी। क्या कहते हैं? यहां से यहां तक का ग्रसनी। और यहां आ गया उसको कहते हैं स्वर यंत्र या लैरिक्स। आगे आ गया तो श्वास नली या ट्रैकिया, बगल वाली फेफड़ा। बगल वाली नहीं, ये फेफड़ा की बात कर रहे थे। चलिए फिर चलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? ये क्या है? ठीक है। उसके बाद क्या है? नासिका बेसम। यहां से यहां तक जो आया है उसको कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी कहां खुलती है भाई? श्वास, इसको सॉरी लैरिक्स कहिए या स्वर यंत्र कहिए। उसके आगे का भाग है श्वास नली या ट्रैकिया, अब बगल वाली फेफड़ा। हो गया। इतनी संरचना है हमारा बॉडी में श्वसन का। किसी को डाउट? हमारे सामने में हमारे नाकों पर ध्यान दो, क्लियर हो गया। अब आगे स्वाक्षोवास क्या है? क्वेश्चन स्वाक्षोवास। तो हम लोग पढ़े थे सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, स्वाक्षोवास है। क्लियर है। यानी हम वायुमंडल से ऑक्सीजन की हवा लेते हैं, वह हमारी फेफड़ा में गई, और कोशिका में जो बनी कार्बन डाइऑक्साइड वह वापस कहाँ आई थी? फेफड़ा में। और इधर से जो गया था नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब मिला के फिर से हम उसको छोड़ दिए। तो छोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी? स्वाक्षोवास। सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं स्वाक्षोवास। अब इसमें विशेष में लिखेंगे, क्योंकि देखिए हमारा क्वेश्चन है लघुत्तरीय, कम से कम 60 शब्द में तो देना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो उसको लिखेंगे कैसे? तो लिखना स्वाक्षोवास सांस लेने या सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। इसमें हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा लेते हैं, वह हमारी फेफड़ा में जाती है। फेफड़ा में नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में जाती है। और श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वह पुनः नाइट्रोजन के साथ हम लोग नाक से छोड़ देते हैं। तो ये कहलाता है सांस लेना या सांस छोड़ना। इसको कहते हैं हम लोग सम्मिलित रूप से स्वाक्षोवास। अब यहां देख रहे हैं कोई लिखा हुआ है द इंड। इसका मतलब है कि लघुत्तरीय क्वेश्चन 10 ही थे, तो हमने 10 क्वेश्चन आपको समझा दिया। और इतना आशा और विश्वास है कि अगर आप देखे हैं अभी तक तो आपको लगता होगा कि अब हमें किसी क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। अगर इतना आपको अगर लग रहा है तो लगले हाथ एगो और काम करते जाइए, ठीक है ना। नीचे देखिए लिखा है SHARE शेयर, उस पर टिपिए। जैसे टिपिएगा ना तो डायरेक्ट आप पहुंच जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वहां पहुंचिएगा तो एगो शेयर वाला बटन दबा दीजिए। कहां पर?
व्हाट्सएप में, और फटाफट इष्ट मित्र को शेयर कर दीजिए। बाकी आप तो खुद समझदार हैं, तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे सारे बच्चे